के साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं और इस यात्रा के दौरान ही वो जॉर्डन और इसके साथ ही इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। यात्रा की शुरुआत अम्मान और जॉर्डन से होगी और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के नेताओं से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा भी करेंगे। इसके बाद वो एडिस अबाबा और इसके साथ ही इथियोपिया पहुंचेंगे, जहां पर इथियोपियाई नेतृत्व और स्थानीय भारतीय समुदाय के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा मस्कट ओमान में ही समाप्त होगी और इसके साथ ही जहां वे ओमान के अधिकारियों और भारतीय प्रवासी समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। तो 3 देशों के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जहां पर जॉर्डन और इसके साथ ही इथियोपिया और ओमान का ये पीएम मोदी का दौरा है और पीएम मोदी का 4 दिवसीय यात्रा अब देखने को मिल रही है। आपको बताते चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा मस्कट ओमान में समाप्त होगी और इसके साथ ही जहां पे वे ओमान के अधिकारियों और भारतीय प्रवासी समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक सहयोग के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। तो 3 देशों की यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने जन्मदिन और मुख्यमंत्री के तौर पर 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जयपुर की सांगानेर गौशाला में गौ सेवा की है। इस दौरान ही उन्होंने गौ माता को चारा खिलाया है और पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और सरकार पशुधन संरक्षण को ही लेकर प्रतिबद्ध है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने जन्मदिन और मुख्यमंत्री के तौर पर 2 साल पूरे होने के मौके पर ही मोती डूंगरी गणेश मंदिर में ही पूजा अर्चना की, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर हवन भी किया है। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम भजन लाल ने गौ सेवा की है और इसके साथ ही जन्मदिन पर वो गौशाला पहुंचे हुए थे, जहां पर गणेश मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर और इसके साथ ही सीएम के जन्मदिन पर यह हवन किया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की गई है और इसके साथ ही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सांगानेर गौशाला में ही गौ सेवा करते हुए सीएम नजर आए हैं। उन्होंने गौ माता को ही फूलों की माला पहनाई है और इसके साथ ही अगर हम आपको तीसरी तस्वीर दिखाएं, उसमें तीसरी तस्वीर में देखिए किस तरीके से सीएम हवन करते नजर आए। 2 साल पूरे होने पर उन्होंने हवन भी किया है। तो सीएम भजन लाल ने गौ सेवा की है और इसके साथ ही अपने जन्मदिन के अवसर पर सरकार के 2 साल पूरे होने पर यह हवन और इसके साथ ही गौ माता की पूजा अर्चना की है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के कई जिलों से आए लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान के निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण कर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और मुख्यमंत्री ने देश के लौह पुरुष के योगदान और उनके राष्ट्र निर्माण में निभाई गई भूमिका को याद किया। इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरदार पटेल का जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दिखाए गए साहस, एकता और सेवा भाव को भारतीय जनता ने मार्गदर्शन माना है। इसके साथ ही आदर्शों को भी जीवन में अपनाए और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दिया है। परिनिर्वाण दिवस है। मैं सबसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उनकी इस पावन पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी, पवन सिंह चौहान जी, अवनीश कुमार सिंह जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक ओपी श्रीवास्तव जी, सरदार पटेल स्मृति समारोह समिति के महासचिव श्री शशांक वर्मा जी, अध्यक्ष श्रीमती राजेश्वरी देवी पटेल जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, श्री डीएम कटियार जी, दिनेश सचान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सरदार पटेल स्मारक समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कर रहा है, देश के प्रति उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हर भारतवासी जानता है कि 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। उन्होंने एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया, लेकिन अपने परिश्रम से उच्च शिक्षा अर्जित की। लेकिन उच्च शिक्षा के अर्जन के पीछे का उद्देश्य आजीविका प्राप्त करने के लिए विदेशी हुकूमत की नौकरी करना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा के पीछे का हेतु देश और दुनिया को समझ करके अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ भारत माता के चरणों में कैसे समर्पित किया जाए, इसके लिए किया था। आजादी के आंदोलन में कूदे, आंदोलन को नेतृत्व दिया, कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन आजादी के उस आंदोलन से विचलित नहीं हुए। यह देश जब आजाद हो रहा था, उस समय पुरजोर तरीके से भारत के विभाजन का विरोध भी किया। स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए और कैसा भारत हमें चाहिए, भारत के अंदर की उन सभी रियासतों को जिनकी संख्या देश के अंदर उस समय 567 थी, इन 567 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत का जो स्वरूप है, अगर सही मायने में कहें तो इस वर्तमान स्वरूप के शिल्पी के रूप में यह भारत सदैव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करेगा। ये स्वरूप उन्हीं की देन है। हर व्यक्ति जानता है, जूनागढ़ का नवाब, हैदराबाद का निजाम नहीं चाहते थे कि भारत गणराज्य में शामिल हो, क्योंकि जब ये देश आजाद हो रहा था, टू नेशन थ्योरी को अंग्रेजों ने जब देश के अंदर लागू किया,
तो ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी कि वे भारत गणराज्य में शामिल होना चाहें या पाकिस्तान में या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहें, यह उनको स्वतंत्रता दी गई थी। भारत की सभी देशी रियासत भारत गणराज्य का हिस्सा बनने के लिए जितने भी हिंदू रियासतें थीं, उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बनने में सहमति व्यक्त की। जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम मना कर दिया। जम्मू कश्मीर रियासत को कहां शामिल किया जाए, वह असमंजस की स्थिति में थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे अपने हाथों में लिया कि मैं इसके बारे में आगे पहल करूंगा। जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाना है और एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से केवल सरदार साहब की सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ये दोनों रियासतें भारत गणराज्य का हिस्सा बनी। जूनागढ़ के नवाब को और हैदराबाद के निजाम को देश छोड़ करके भागना पड़ा। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वह भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर अनेक गृह मंत्री के रूप में भारत के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रमों का शुभारंभ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चाहे वह सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, भारत के अंदर तमाम प्रकार के उन विवादों के समाधान का एक तंत्र विकसित करने का कार्य, भारत की प्रशासनिक सेवा को वर्तमान स्वरूप देने का कार्य, ये सभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण हो पाया। यह देश का दुर्भाग्य रहा जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का यशस्वी नेतृत्व और लंबे कालखंड तक देश को प्राप्त होता। 15 दिसंबर 1950 को उनका नश्वर शरीर जवाब दे गया। उनकी भौतिक देह, उनका भौतिक नेतृत्व हमसे अलग हो गया, इस देश से अलग हो गया। लेकिन उनकी स्मृतियां, देश के प्रति उनकी सेवाएं, देश के प्रति उनका योगदान हम सबके लिए एक चिर स्मरणीय अध्याय बन गया, एक नई प्रेरणा बन गई। आज इसीलिए हर भारतवासी जब भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ भारत माता के इस महान सपूत के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आज उनका पावन पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया है कि सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत ही बाजार उत्पादक किसानों के लिए 380 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों की समृद्धि के बिना प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती और इसलिए किसान हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों को
बिजाई से लेकर कटाई तक के कृषि यंत्रों का ही सब्सिडी देती है और इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से ही फसल को होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा और फसल बीमा का प्रावधान है। कटाई के बाद ही फसल के दाने दाने की खरीद की व्यवस्था की जाती है और भुगतान सीधे किसान के खाते में भेजा जाता है। मुख्यमंत्री ने किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से अपील की है कि वे प्रदेश के किसानों को सशक्त और इसके साथ ही सिंचाई के प्रति प्रेरित करें और जिससे कि पानी की बचत होगी और फसल की लागत से भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कबड्डी टीमों के हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए एक प्रतिनिधि मंडल को सम्मानित किया है और खिलाड़ी मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ में मौजूद उनके आवास संत कबीर कुटीर में मिले हैं और इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री ने टीम के कप्तान ईशांत राठी सहित सभी खिलाड़ियों को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और हरियाणा का नाम रोशन करने वाले युवा खिलाड़ियों से मिलना उनके लिए गर्व और हर्ष का क्षण है। मुख्यमंत्री ने इस जीत को केवल खेल प्रतियोगिता की विजय नहीं बल्कि हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति, अनुशासन और मजबूत इच्छा शक्ति और युवाओं को ही सुझाव आपको बता दें कि भावना की जीत भी बताया है और इसके साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को कोच और प्रशिक्षकों की भी सराहना की है और कहा है कि उनकी योजना, अनुशासन और परीक्षण पद्धतियों ने इस उपलब्धि को संभव बनाया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के परिजनों से भी मुलाकात कर उन्हें बधाई दी है। प्रतिनिधिमंडल में ही एशियन कबड्डी फेडरेशन के चेयरमैन गुलाब सैनी, कोच दीपक हुड्डा, टीम के वाइस कैप्टन हर्ष मान और दीक्षा राठी, कोमल सहारन और आकाश शुभम, अखिल केशव और आदित्य हुड्डा और आर्यन शामिल थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में महाराजा यशवंत राव अस्पताल के नवीन अस्पताल भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन किया है और इस अवसर पर ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी राम सिलावट, राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सांसद शंकर लालवानी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि बदलते समय में मध्य प्रदेश में सबसे प्रभावी ढंग से कार्य करने वाला विभाग स्वास्थ्य विभाग है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि MCI का प्रभाव अत्यधिक था और किसी भी नए मेडिकल कॉलेज को खोलने से पहले कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया है कि 70 और 72 वर्षों तक मेडिकल कॉलेजों और उनके परिसरों का ही वातावरण इसी व्यवस्था से प्रभावित रहा है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति से ही पार्टी संगठन में नई ऊर्जा और मजबूती की उम्मीद जताई जा रही है। नियुक्ति के बाद ही नवनियुक्त बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन मंत्री दिलीप जायसवाल के साथ ही नवीन सिन्हा मेमोरियल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा की प्रतिमा पर ही पुष्पांजलि अर्पित की है और इसके बाद ही उन्होंने अपने पिता नवीन सिन्हा को भी श्रद्धांजलि दी है। नितिन नबीन को ही ये जिम्मेदारी मिलने पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इधर नितिन नबीन की नियुक्ति की खबर मिलते ही पटना में मौजूद बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने ढोल, नगाड़ों और संगीत के साथ जश्न मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं में इस फैसले को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ही कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ आयोजित मेगा रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए नारों पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सदन में देश से माफी मांगनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 2014 में बीजेपी की सांसद निरंजन ज्योति द्वारा एक गलत शब्द कहे जाने पर तत्काल प्रधानमंत्री ने उनसे सदन में ही माफी मंगवाई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी और एनडीए ने कभी किसी नेता या फिर उनके परिवार के खिलाफ अपशब्द या फिर हिंसा की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पार्लियामेंट में देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए। आप सबको याद होगा 2014 में हमारे एक सांसद निरंजन ज्योति जी ने एक गलत शब्द इस्तेमाल किया था विपक्ष के नेताओं के ऊपर। तुरंत प्रधानमंत्री जी ने उनसे पार्लियामेंट में माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी थी। लोकतंत्र में भाषा किस स्तर का हो ये हम सब अच्छी तरह से समझना चाहिए। बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से कभी भी किसी का नाम लेकर के किसी का माँ पिताजी को या किसी नेता को मौत से घाट उतरने के लिए कभी भी नहीं कहा। वैसे भी हम लोग जितना भी एक दूसरे के विरोधी हो फिर भी हम विश करते हैं। बीमार होने पर, जन्मदिन या कोई ऐसा अवसर होता है तो हम लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान से हम विश करते हैं। हम एक दूसरे को इज्जत देते हैं। राजनीतिक लड़ाई अलग है। लोकतंत्र में राजनीति करने का अधिकार है और एक दूसरे को हम अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे के विरोध करते हैं, लेकिन कभी भी जान से मारने के लिए कोई ना सोचता है ना बोलता है। ये किस तरीके की मानसिकता है जो विरोधी को जान से मारने के लिए खुलेआम ऐलान। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ती गंभीर वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए लोकसभा में ही स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस मुद्दे को ही गंभीरता से उठाते हुए सांसद ने कहा है कि वायु प्रदूषण के स्तर ने स्वास्थ्य और जीवन का तत्काल खतरा पैदा कर दिया है। इसी क्रम में ही कांग्रेस सांसद विजय कुमार उर्फ विजय बसंत ने भी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। उन्होंने मांग की है कि संसद में एक गंभीर, असाधारण, अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा की जाए। उनका तात्पर्य दिल्ली एनसीआर में अभूतपूर्व वायु प्रदूषण संकट से है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार ही दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचांक 461 तक पहुंच गया है, जो गंभीर प्लस श्रेणी में आता है और यह स्तर मानव जीवन के लिए प्रत्यक्ष और तत्काल खतरा पैदा करता है। सांसदों ने इस मुद्दे पर ही सरकार से तत्काल कदम उठाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एम्स से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विजिबिलिटी लगभग बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है। कनॉट प्लेस की विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम है। वहीं पर इंडिया गेट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ दूरी पर भी देखना मुश्किल लोगों के लिए हो रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोगों को ठंड के कारण भी और इसके साथ ही प्रदूषण के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अक्षरधाम की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे
वाहनों की जो आवाजाही है उसको लेकर भी अब जो विजिबिलिटी है कम है, जिसके चलते बड़ी दुर्घटना भी होने की संभावना जो है वो लगातार बनी हुई है। और इसके साथ ही हवाई अड्डा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कें बिल्कुल खाली नजर आ रही है। आपको बताते चले कि एक्यूआई जो स्तर है वो लगातार कम होता जा रहा है। सांस और जीवन को ही खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं, एम्स से, कनॉट प्लेस से और इसके साथ ही इंडिया गेट से। अक्षरधाम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हवाई अड्डे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। देश भर में ठंड और कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में ही ठंड और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एनसीआर और इसके साथ ही उत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में ही सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा और जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिल्ली में ही अक्षरधाम और इंडिया गेट समेत कई इलाकों में घना कोहरा जो है वो देखने को मिला है। कोहरे के कारण ही दृश्यता काफी कम रही है, जिससे कि सड़क यातायात पर असर भी देखने को मिला है। मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा छाया रहा और जहां पर ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा लेते नजर आए। वहीं पर मैनपुरी में भी लगातार कोहरे के कारण ही विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में भी कश्मीरी घाटी में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और शीतलहर का प्रकोप भी लगातार बना हुआ है। ठंड बढ़ने से ही आम जनजीवन प्रभावित नजर आने लगा है। मोदिनीपुर और पश्चिम बंगाल में ही शहर और कोलकाता मुंबई नेशनल हाईवे पर घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हो गई है और यातायात प्रभावित हुआ है। सिरसा, हरियाणा में भी शहर जो है वो कोहरे की चपेट में साफ तौर पर दिखाई दिया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज सिरसा में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और इसके साथ ही राजस्थान में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और जरूरत न होने पर यात्रा से बचने की भी सलाह दी है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते